मैं मन में इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास एक नई वीडियो आ रही है। क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की बुक में पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही चैप्टर समझाऊंगा। क्लास 10 की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। तो दोस्तों, पहले अपने देखते हैं कि ए लेटर टू गॉड चैप्टर है कौन सा। तो दोस्तों, ये चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है G.L. फ्यूंटेंस ने। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस स्टोरी में इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इस स्टोरी में दोस्तों एक लेंचो होता है जो कि एक किसान है, और वह अपने खेत में मक्के की खेती करता है और खूब मेहनत से करता है। लेंचो बड़ा ईमानदार आदमी है। वह कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलता और ना ही कभी किसी के साथ छल करता। यह एकदम दयालु है। तो दोस्तों, एक बार वह सोच रहा था कि काश बारिश हो जाए तो मेरी मक्के की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, मक्के की फसल अच्छी हो जाएगी, इसलिए वह सोच रहा था कि काश बारिश हो जाए। तो वह पूरे दिन नॉर्थ साइड में देख रहा था कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि देखना, आज बारिश होगी। और बारिश होती भी है। तो लेंचो बड़ा खुश हो जाता है। देखता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं, ये तो सोना है। देखो, ये छोटी वाली बूंदें 5 रुपये, बड़ी वाली बूंदें 10 रुपये। इसमें इस स्टोरी में दोस्तों रुपयों का नहीं है, इसमें पैसे बताए हैं कि ये 5 पैसे, ये 10 पैसे। तो दोस्तों, ये लेंचो बड़ा खुश हो जाता है। फिर एक आंधी आती है, तूफान आता है बर्फ़ के ओलों का, जिसको अपने बोलते हैं हेल स्टॉर्म। तो दोस्तों, हेल स्टॉर्म आता है तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो फिर दोस्तों, लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है तो वह बड़ा दुखी होता है और वह बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह गॉड से हेल्प मांगता है। तो वह गॉड को एक लेटर लिखता है, उसमें बताता है अपनी सारी व्यथा। फिर वह लेंचो पोस्ट मास्टर को भी देने चला जाता है। जब दोस्तों पोस्ट मास्टर को लेंचो लेटर देने चला जाता है तो पोस्ट मास्टर पहले तो देखते हैं, फिर खूब हंसते हैं कि यह व्यक्ति गॉड को लेटर लिख रहा है, इसमें बहुत विश्वास है गॉड पे, बहुत बड़ी फेथ है इसकी। तो दोस्तों, पहले तो पोस्ट मास्टर बहुत हंसता है, फिर वह सोचता है कि मैं लेंचो की हेल्प करूँगा और उसकी जो फेथ है, जो उसकी आस्था है गॉड में, ईश्वर में, वो मैं टूटने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, इसी तरह से पोस्ट मास्टर कुछ पैसों का इंतजाम कर पाता है। लेंचो ने पत्र में लिखा था कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे 100 पैसे दीजिए। और पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है, फिर हंसता है, फिर उसको दयालु आ जाती है, उसकी दयालुता आ जाती है। तो फिर जो पोस्ट मास्टर होता है दोस्तों, वो लेंचो को 70 पैसे का लिफाफे में डालकर दे देता है और उसके ऊपर लिखता है गॉड, कि उसको गॉड ने भेजे हैं। तब लेंचो देखता है कि इसमें 70 पैसे हैं, बल्कि उसने मंगाए 100 पैसे थे। तो दोस्तों, पहले वह बहुत क्रोधित होता है और फिर वह एक लेटर और लिखता है गॉड को और कहता है कि इस बार आप मेरे को मेरे बचे हुए 30 पैसे भेज दो। मेरे को पता है कि आपने मेरे लिए 30 पैसे बेचे हैं, बल्कि जो पोस्ट मास्टर है ना, वो बड़े क्रूक आदमी है, बड़े क्रूरता आदमी है, धोखेबाज आदमी है। उन्होंने मेरे 30 पैसे ले लिए हैं, तो अब की बार आप मेरे को डायरेक्ट पैसे भेज देना, पोस्ट मास्टर के थ्रू मत भेजना। तो दोस्तों, यही स्टोरी है। इसमें लेंचो की बड़ी फेथ थी गॉड में, आस्था थी बड़ी। तो दोस्तों, यहीं पर अपना चैप्टर समाप्त होता है। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें दोस्तों ये पॉइंट है कि अपने को बस ये देखना है, ये स्टोरी में बताया क्या है
लेंचो एक फार्मर है। वर्क इन ए फील्ड ऑफ कॉर्न, मक्के की खेती करता है। एक्सपेक्टिंग रेनफॉल, रेनफॉल की उम्मीद रखता है। हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द क्रॉप, हेलस्टॉर्म आ जाता है और उसकी क्रॉप को खराब कर देता है। राइट्स ए लेटर टू गॉड, गॉड को एक लेटर लिखता है। पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, पोस्ट मास्टर होता है वो लेटर को पढ़ता है। ही हेल्प्ड लेंचो, फिर वह लेंचो की हेल्प भी करता है। तो दोस्तों इसके मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। दोस्तों ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इसमें पहला वर्ड है पीजेंट। पीजेंट को इसमें कहते हैं किसान। कि इसका अगर अपने शॉर्ट भाषा में समझें, इजी लैंग्वेज में समझें तो उसको कहते हैं फार्मर। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, जिसको अपने क्रॉप भी बोलते हैं। ड्रीजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, लाइट रेन। हेल स्टोन लिखा है दोस्तों, इसकी जगह हेल स्टॉर्म आएगा, आप देख लेना। हेल स्टॉर्म की जगह ओले, हार्ड बाल्स ऑफ आइस, जो आइस के बाल होते हैं ना, बड़े बड़े टुकड़े जो बारिश में आते हैं, उनको कहते हैं ओले। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, जो भोजन से मर जाता है। कंसाइंस का मतलब होता है जमीर। एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वो मन ही मन में सोचता है कि इसने मेरे साथ गलत किया, अच्छा किया, उसको बोलते हैं जमीर। एमिएबल मतलब दोस्ताना, फ्रेंडली। क्रूक का मतलब होता है धोखेबाज, चीटर। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये याद कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहली लाइन है, लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। सही है, बात समझ में आ गया। हैड ए फर्म बिलीफ इन गॉड, उसको गॉड में बहुत बड़ी आस्था थी उसकी। हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है किसकी वजह से? हेलस्टॉर्म की वजह से। हेलस्टॉर्म मतलब ओले। सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड, वह गॉड से हेल्प मांगता है। राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पेसोज, और गॉड को लेटर लिखता है 100 पैसे मांगने के लिए ताकि वह अपनी फैमिली को चला सके। पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर एंड डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड, पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है और डिसाइड करता है कि मैं लेंचो की जो ट्रस्ट है, गॉड पर विश्वास है, वो टूटने नहीं देगा। पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो गिविंग हिम 70 पेसोज इन एन एनवेलोप, तो पोस्ट मास्टर 70 पैसों का ही इंतजाम कर पाता है और वो एनवेलप में यानी एक लिफाफे में पैक करके लेंचो को दे देता है। लेंचो अगेन राइट्स ए लेटर कॉलिंग पोस्ट मास्टर क्रूक, तो लेंचो दोबारा एक लेटर लिखता है, किस लिए? पोस्ट मास्टर को क्रूक कहने के लिए। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और आप याद रख लोगे तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपकी बुक में ये ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था? लेंचो उम्मीद कर रहा था कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसका आंसर है। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन्स कैसे कहा? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन इसलिए कहा क्योंकि जो वो बारिश की बूंदें थी, वो बारिश की बूंदें नहीं, वो सिक्के थे, नए सिक्के थे। वो इसलिए ऐसे कह रहा था कि उन बारिश की बूंदों से ही उसका अच्छा मुनाफा होगा, इसलिए दोस्तों वह रेन ड्रॉप्स की जगह न्यू कॉइन्स कह रहा था। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड? इसमें बताया है दोस्तों कि रेन चेंज किस में होती है, कैसे होती है। तो रेन चेंज एक तूफान आता है और वो हेलस्टॉर्म का होता है, और जब हेलस्टॉर्म लेंचो की सारी फील्ड खराब कर देता है तो व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड? लेंचो फील्ड डिस्ट्रॉयड। तो दोस्तों ये है थर्ड का आंसर। फोर्थ का आंसर है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेलस्टॉर्म रुका, जब ओले बरसने रुके, तो लेंचो की फीलिंग थी कि वह अपनी फैमिली को कैसे चला पाएगा, और फैमिली को चलाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। तो उसने एक गॉड को लेटर लिखा पैसे मांगने के लिए, आस्किंग
हिम 100 pesos। अब दोस्तों ओरल कंपेरिजन चेक में पहला क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज होता है एक लेटर फाइंड आउट करने के लिए? तो दोस्तों लेंचो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी बड़ी आस्था थी गॉड पर। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको गुस्सा क्या दिलाता है? कौन सी चीज उसको गुस्सा दिलाती है? जब वो देखता है कि उसने 100 पैसे मंगाए थे परंतु इसमें 70 पैसे आए हैं, तब वह बहुत गुस्सा होता है। अब दोस्तों आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वू डज द लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। कि लेंचो की कंप्लीट फेथ किस में थी? लेंचो की कंप्लीट फेथ दोस्तों गॉड में थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही सिग्न द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजे, पैसा क्यों भेजा उसको, और उसने गॉड का साइन क्यों किया? उसने पैसा इसलिए भेजा कि वह लेंचो की ट्रस्ट थी गॉड पे, वो आस्था थी गॉड में, वो टूटने नहीं दे रहा था। और उसने लेटर के ऊपर साइन गॉड का किया क्योंकि लेंचो को लगे कि हाँ बिल शायद गॉड ने ही उनके लिए लेटर भेजे हैं, तो उसने इसीलिए लेटर पर नाम लिखा गॉड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या दोस्तों लेंचो ने फाइंड किया, प्रयत्न किया कि ये मनी किसने भेजे हैं? नो, इसका आंसर होगा नो। लेंचो ने बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं किया क्योंकि उसकी बड़ी फेथ थी गॉड में, इसलिए उसको पता था कि ये गॉड ने ही लेटर भेजे हैं, गॉड ने ही लेटर भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। अब लेंचो क्या सोचता है कि इसमें कहा है दोस्तों कि लेंचो ने जब वो पैसे कम देखे तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि पोस्ट मास्टर और उसके साथी क्या हैं, क्रुक हैं, उन्होंने मेरे 30 पैसे ले लिए। तो दोस्तों इसी तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों धन्यवाद। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये स्टोरी में क्या बात कहना चाह रहा है। तो दोस्तों इसमें सिंपल है, ये बड़ी सिंपल स्टोरी है। अगर आपको ये स्टोरी आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप एकदम इजीली कर सकते हैं। अब आप आपको ये तो पता ही है, लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। लेंचो वर्क्स इन ए फील्ड ऑफ कॉर्न, लेंचो मक्के की खेती करता था। लेंचो एक्सपेक्टिंग रेनफॉल, वह क्या कर रहा था कि बारिश की उम्मीद कर रहा था कि कब बारिश होगी। फिर क्या होती है, बारिश होती है और फिर हेल स्ट्रॉम डिस्ट्रॉयज द क्रॉप, हेल स्ट्रॉम आता है और क्रॉप को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वह राइट्स ए लेटर टू गॉड, फिर वह एक लेटर लिखता है गॉड को, आस्क हिम 100 पैसे, 100 पैसे मांगने के लिए वह एक गॉड को लेटर लिखता है। फिर पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, देन ही हेल्प्ड लेंचो। तो दोस्तों यही एक स्टोरी है कि लेंचो एक किसान होता है, मक्के की खेती करता है, उसको उम्मीद होती है कि बारिश होगी, फिर बारिश होती है और हेलस्टॉर्म आता है, ओले बरसते हैं और उसकी सारी फसल बर्बाद कर देते हैं, जैसे नमक की चादर बिछी हो। फिर वह एक गॉड को लेटर लिखता है और पोस्ट मास्टर पढ़ता है और उसकी हेल्प कर देता है। तो दोस्तों इसी प्रकार अपनी स्टोरी थी कि लेंचो क्या कहना चाहता है। दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर था फर्स्ट फ्लाइट का, ए लेटर टू गॉड। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपने एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों ये क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर क्या बताता है हम अपने को, और इससे अपने को क्या कॉन्फिडेंस होता है और इससे अपने को क्या सीख मिलती है, इसकी मोरल क्या है। तो दोस्तों इसमें एक नेल्सन मंडेला होते हैं, वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ने थे 10 मई 1994 को। तो दोस्तों पहले साउथ अफ्रीका में व्हाइट पीपलों का राज था,
तो व्हाइट कलर के पीपल थे वो ब्लैक कलर के पीपलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, और वो डिस्क्रिमिनेशन करते तो उनमें भी नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला व्हाइट पीपलों को एक बार चेतावनी दे चुके थे। तो दोस्तों व्हाइट पीपल ब्लैक पीपलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इसी को अपने अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं। अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई तो उनको जेल भेज दिया गया। जब वह 28 साल बाद 28 ईयर अगो जब नेल्सन मंडेला बाहर आए जेल से, तब उन्होंने एक नई कांग्रेस बनाई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको अपने दोस्तों शॉर्ट में भी बोल सकते हैं ANC। अब इसमें बताया है कि नेल्सन मंडेला जब उन्होंने एक नई कांग्रेस बनाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब जब नेल्सन मंडेला थे तो उनको प्रेसिडेंट बना दिया था साउथ अफ्रीका के। और जो दोस्तों नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे इन साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूं जो आपको याद रखने होंगे। तो दोस्तों पहला वर्ड है अपना इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन। अब इमेंसिपेशन क्या होता है? इमेंसिपेशन का हिंदी में मतलब होता है मुक्ति, जिसको दोस्तों अपने बोल सकते हैं लाइब्रेशन। नेक्स्ट है अपना अपार्थाइड, जिसको दोस्तों अपने बोलते हैं रंगभेद। नेल्सन मंडेला ने दोस्तों अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। अपार्थाइड जिसको अपने बोलते हैं रंग भेद, जिसको आप डिस्क्रिमिनेशन भी दोस्तों कह सकते हैं। नेक्स्ट है अपना बिसाइज्ड, जिसका मतलब है घेरा डालना। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कॉमरेड, जिसका मतलब होता है साथी। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कर्टेल, जिसका मतलब होता है कम करना, और आप इसको रिड्यूस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना डिस्पाइज्ड, जिसको अपने कहते हैं नफरत करना। तो दोस्तों आप पहले ये वर्ड्स लिख लो, इसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अब मैं आपको और वर्ड्स लिखाता हूं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना डिप्राइवेशन, जिसको अपने बोलते हैं अभाव। नेक्स्ट है अपना ग्लोरी, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं यश। नेक्स्ट है अपना इम्ब्रेंस, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं अपनाना। नेक्स्ट वर्ड इसमें दिया हुआ है ऑपरेशन, जिसको अपने शोषण करना बोलते हैं। ऑपरेशन जिसको अपने शोषण करना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रूटलिटी, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं निर्दयता। ब्रूटलिटी जिसको दोस्तों अपने हिंदी में बोलते हैं निर्दयता। दोस्तों आप ये वर्ड्स राइट कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वर्ड बताता हूं। लास्ट 3 वर्ड्स बचे हैं दोस्तों। तो पहला है प्रीजड्सिक, जिसको अपने बोलते हैं पक्षपात, जिसको आप बियास भी बोल सकते हैं। प्रीजड्सिक जिसको अपने बोलते हैं पक्षपात, आप बियास भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रोफाउंड, जिसका मतलब होता है गहरा। नेक्स्ट है अपना लास्ट है
रीसाइलेंस जिसका मतलब होता है पलटाव, रीसाइलेंस जिसका मतलब होता है पलटाव, जिसको दोस्तों आप फ्लैस्टिसिटी भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको याद रखने होंगे। अब दोस्तों मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो जिसको आप याद कर लोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो है पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें दोस्तों पॉइंट्स रिमेंबर यानी याद करने के कौन कौन से पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। दोस्तों जो ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला, वो इसमें नेल्सन मंडेला की ऑटोग्राफी को बताया गया है। नेक्स्ट है अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड होता था। अपार्थाइड का मतलब होता है दोस्तों रंगभेद, डिस्क्रिमिनेशन। 10 मई 1994 वोड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दोस्तों जो नेल्सन मंडेला थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका में। कब बने थे? 10 मई 1994 को। दोस्तों ये आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 10 मई 1994। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि मंडेला स्पीच डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। जो दोस्तों मंडेला जी ने स्पीच बोली थी उसमें कहा था कि अब साउथ अफ्रीका के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। He desired to thank freedom fighter, courage people, countrymen are real assist। जो नेल्सन मंडेला थे वो उन सभी पीपल को थैंक यू बोलना चाहते थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला जी को प्रेसिडेंट बनाया था। टू ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन के दोस्तों दो ऑब्लिगेशन होती है। पहली तो होती है उसकी फैमिली, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एंड सेकंड होती है दोस्तों कम्युनिटी, पीपल एंड कंट्री। लास्ट दोस्तों इसकी जो लाइन है वो है ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड बोथ आर प्रेजेंट। दोस्तों मैं आपको ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं वो बता देता हूं। ओप्रेसर जिसको बोलते हैं अपने जो जुल्म करता है ना, जो जुल्म करता है उसको अपने बोलते हैं ओप्रेसर। अब ओप्रेस्ड किसको बोलते हैं? ओप्रेस्ड बोलते हैं जो जुल्म सहता है, जो जुल्म सहता है। दोस्तों ये अलग अलग है, ये है ओप्रेसर और ये है ओप्रेस्ड। ओप्रेसर का मतलब होता है जो जुल्म करता है और ओप्रेस्ड का मतलब होता है जो जुल्म सहता है। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला ने बताया कि ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड बोथ आर प्रेजेंट, कि जो जुल्म करता है और जो जुल्म सहता है वो दोनों ही कैदी होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अपना चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला का खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोस्तों नेल्सन मंडेला का चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपने एक नई वीडियो में आए हैं जिसका नाम है क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 3 है हिज फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों इसमें दो पोएम हैं। पहली पोएम है इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसके राइटर है लियाम ओ फ्लैटी। तो दोस्तों अपने इसमें पढ़ेंगे कि इस स्टोरी में एक यंग सीगल होता है, एक समुद्री पक्षी होता है, जवान समुद्री पक्षी होता है। वो उड़ नहीं पाता, उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं
वो उड़ सकते हैं, पर तो वो नहीं उड़ पाता, उसको डर लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। तो दोस्तों इसी वजह से उसके पेरेंट्स हैं वो एक दिन उसको भूखा छोड़ देते हैं, और वह भूख से मरता हुआ जब वह देखता है कि कोई उसके लिए खाना लेके आए, तब उसकी जो माँ है वो एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है और वह बीच रास्ते में रुक जाती है। तभी जो यंग सीगल, जो नन्हा सीगल था, वो उड़ता है बिना किसी डर के, और वह उसको 5 मिनट बाद में एहसास होता है कि वह अपनी उड़ान भर चुका है। तो दोस्तों इसी में यही कहानी है कि एक यंग सीगल के बारे में बताया है जो उड़ नहीं पाता है, उसको पेरेंट्स उसको अकेले छोड़ देते हैं, फिर वह भूख से मरता हुआ उसकी माँ को तरफ देखता है, उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है, फिर उस मछली का टुकड़ा वह बीच में रुक जाता है, तब वह यंग सीगल बिना किसी डर के फ्लाई करता है, उड़ता है, तो उसको एहसास हो जाता है कि अब उड़ता है। तो दोस्तों यही कहानी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला वर्ड है लेड्ज, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं चट्टान। सेकंड है स्काइंग, जिसका मतलब होता है मंडराना। अपब्रेडिंग, डांटना। सीगल, सीगल का मतलब दोस्तों समुद्री पक्षी होता है। ब्राइंक, ब्राइंक का मतलब होता है किनारा। डिवोयर, डिवोयर का मतलब लालच से खाना। ब्लेजिंग, तेज चमक। प्लेट्यू, पठार। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको याद रखने ही होंगे। अब मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसमें बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको लिख के दूं। चलो मैं आपके लिए लिख ही देता हूं। पहला है ए यंग सीगल, कि एक जवान समुद्री पक्षी होता है। ए यंग सीगल fears to fly। एक यंग सीगल fears to fly। नेक्स्ट लाइन दोस्तों इसकी जो है वो है distrust on his wing। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है दोस्तों विश्वास ना होना किसी चीज पर। उसको उसके पंखों पर विश्वास नहीं था कि वह कब उसको धोखा दे जाए और वह नीचे गिर जाए, इसलिए उसको डर लगता था उड़ने से। पेरेंट्स स्कोल्ड हिम, कॉलिंग हिम कावर्ड। पेरेंट्स स्कोल्ड हिम, उसको डराते थे, धमकाते थे। पेरेंट्स, स्कोल्ड का मतलब डराना धमकाना होता है दोस्तों। पेरेंट्स स्कोल्ड हिम, कॉलिंग हिम कवर्ड। उसको क्या कहते थे? उसको डरपोक कहते थे। कॉलिंग हिम कवर्ड। नेक्स्ट है इसमें लेफ्ट हिम इन आइसोलेशन हैंगर, आइसोलेशन हंगरी। लेफ्ट हिम इन आइसोलेशन हंगरी, इन आइसोलेशन हंगरी। उसको जो पेरेंट्स हैं वो उसको छोड़ देते हैं भूख में, और वह तड़पता रहता है भूख के लिए। आइसोलेशन हंगरी का यही मतलब होता है। Gets maddened out of hunger, dies। फिर वह क्या करता है? उसकी मदर को देखता है। Gets maddened out of hunger, then he takes his first flight, takes his first flight।
दोस्तों ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस वर्ड हैं जो आपको याद रखने होंगे। इसमें पहला इंपॉर्टेंस वर्ड कि एक यंग सीगल होता है, एक नन्हा सीगल होता है, वह उड़ने से डरता है, उसको डिस्ट्रस्ट होता है उसकी विंग्स पर, उसके पंख होते हैं, उसको विश्वास नहीं होता कि वह पंख उसको उड़ा पाएंगे या नहीं। उसके बाद में पेरेंट्स स्कोल्ड हिम, पेरेंट्स जो होते हैं उसके वो उसको डांटते हैं, ताना मारते हैं कि तू उड़ता नहीं है, तू क्वार्ड है। फिर लेफ्ट हिम इन आइसोलेशन हंग्री, और उसको भूख में छोड़ देते हैं और उसको कोई भी खाना कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं। गेट्स मैटर्ड आउट ऑफ हंगर, और वह भूख से पीड़ित हो के फिर वह अपनी माँ को देखता है जो कि उसके लिए मछली का टुकड़ा लेके आते हैं। तब वह टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वह अपनी पहली उड़ान भरता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस इंपॉर्टेंस वर्ड है कि एक यंग सीगल होता है, फियर है उसको डिस्ट्रस्ट है इस उनके विंग्स पर, और वह क्या करता है, उसको डिस्ट्रस्ट है उसके विंग्स पर, और पेरेंट्स उसको स्कोल्ड करते हैं और उसको हंगर में छोड़ दिया जाता है। भूख से पीड़ित होते हुए वह अपनी पहली उड़ान भरता है। दोस्तों यही कहानी थी। अब इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है इस फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर का नाम है लियाम ओ फ्लैटरी। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा। अब अपने सेकंड पॉइंट पे पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है इसमें, वो है द ब्लैक एरोप्लेन। दोस्त ब्लैक एरोप्लेन, दोस्तों इसके राइटर का नाम मैं आपको बताता हूं। इसके जो राइटर का नाम है वो है फ्रेडरिक फोर्सिथ। फ्रेडरिक फोर्सिथ, ये दोस्तों इसके राइटर का नाम है। अब इस ब्लैक एरोप्लेन में क्या है, ये जो पायलट है ना फ्रेडरिक फोर्सिथ, वो प्लेन उड़ा रहे होते हैं और वह पेरिस से लंदन जा रहे होते हैं। अब वो पेरिस से लंदन जा रहे होते हैं तो उसके मन में एक विचार आता है कि मैं अपने घर पर पहुंच जाऊंगा जल्दी ही। जब वो डिनर कर रहे होंगे, उनकी फैमिली डिनर कर रही होगी, तब मैं उनके फिक्स टाइम पर वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो उसके मन में ये विचार आते हैं। फिर वह आगे चलता जाता है और फिर वो काले बादलों को देखता है। आसमान में काले बादल आ जाते हैं। उसने सोचा कि मैं वापस चला जाता हूँ, परंतु वह नहीं जाता है। उसकी फैमिली से मिलने की उसकी इच्छा हो रही थी। फिर वह उन बादलों के अंदर चला जाता है। फिर वह अपना नियंत्रण खो जाता है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता और एरोप्लेन कहाँ जाता है। फिर उसको एक साइड में एक ब्लैक एरोप्लेन जाता हुआ नजर आता है। अब वो उसको फॉलो करता हुआ चलता है। जब वह क्लाउड से बाहर आ जाता है तब क्या होता है, ब्लैक एरोप्लेन गायब हो जाता है और वह अपनी एरोप्लेन है वो लैंड करा देता है। यही दोस्तों कहानी है। कुछ समझ में आया? उसमें एक फ्रेडरिक फोर्सिथ का एक पायलट होता है जो प्लेन उड़ा रहा होता है। अब वो प्लेन बादलों के अंदर से निकाल लेता है। अब उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब वो देखता है एक ब्लैक एरोप्लेन को। अब ब्लैक एरोप्लेन में फॉलो करते हुए जाता है और वह बादलों से बाहर आ जाता है तो ब्लैक एरोप्लेन गायब हो जाता है। अब वह जमीन पर एरोप्लेन को लैंड करवा देता है और वह अपने जो लंदन थे उसमें पहुंच जाता है उसके फिक्स डिनर टाइम में। दोस्तों यही स्टोरी थी ब्लैक एरोप्लेन। अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। दोस्तों मैंने आपके लिए सभी 10th क्लास की जितनी भी पोएम, स्टोरी, चैप्टर हैं उनपे मैंने सभी में इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रखे हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यही फ्रेडरिक मैं हाफ नाम में लिख रहा हूं। इज ए पायलट फ्लाइंग, एरोप्लेन,
फ्रॉम पेरिस टू लंदन, पेरिस टू लंदन। इसमें दोस्तों और कुछ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रख लेना। He saw the dark cloud, वह देखता है, He saw the dark clouds, वह काले बादलों को देखता है। और सिग्निफाई करता है कि यह क्या है, स्टॉर्म है, स्टॉर्म है। स्टॉर्म का मतलब होता है दोस्तों तूफान। सिग्निफाई क्या करता है, स्टॉर्म। He did not turn back to Paris, अब वह उसके अंदर जाने देता है, वह उसको वापिस घुमा के पेरिस वापिस नहीं जाना चाहता है। He did not turn back, he did not turn back to Paris, अब वह पेरिस की ओर वापिस नहीं मोड़ता है। नेक्स्ट है इसमें anonymous पायलट ऑफ ए ब्लैक, इसमें आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, अदर पायलट ऑफ ए ब्लैक एरोप्लेन हेल्प हिम, जो अदर पायलट होता है, अदर पायलट इन ब्लैक एरोप्लेन हेल्प हिम। दोस्तों यही ब्लैक एरोप्लेन है। इसमें बताया है कुछ इंपॉर्टेंट सर कि एक जो पायलट होते हैं वो प्लेन उड़ा रहे होते हैं पेरिस टू लंदन, और वो क्या देखते हैं, काले बादलों को देखते हैं और वो वापस नहीं मुड़ते हैं और उसके अंदर ही जाने देते हैं। फिर एक अदर पायलट होते हैं ब्लैक एरोप्लेन में, वो उसकी मदद करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों स्टोरियां समझ में आएगी, क्योंकि ये इसका सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप था हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें एक यंग सीगल के बारे में बताया था, और ये दोस्तों सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एकदम इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अपने एक नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे जिसका नाम होगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, जिसमें जानवरों के बारे में बताया गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपने एक नई वीडियो में आए हैं क्लास 10 की। दोस्तों ये चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो दोस्तों आज अपने इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दोस्तों जो इसकी राइटर के नाम है, उन राइटर का नाम ही क्या है, एनी फ्रैंक। ये ही उनके राइटर का नाम है, एनी फ्रैंक। दोस्तों इसमें मैं बताता हूँ कि जो अब जब हिटलर हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, अत्याचार करते थे पीपल के ऊपर। तो उन्हीं में से एक अन्य फ्रैंक थे, वो 13 साल की बच्ची थी, तो वो उन पर भी अत्याचार किया जाता था। तो वह देश को छोड़कर दूसरे देश में आ गए थे, और वो हिटलर था, उन्होंने दूसरे देश को भी क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। जब उनकी डेथ हुई तो जो एने फ्रैंक के पिताजी हैं उनको एक डायरी मिली, जो डायरी में उन्होंने देखा कि उनकी बातों को, तो उसी बातों को प्रिंट करवा के अपना ये दोस्तों चैप्टर बनाया। अब द फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे पहला है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है टॉकटेटिव, यानी बातों जो ज्यादा बात करता है ना, ज्यादा बोलता है, उसी को अपने कहते हैं चैटर बॉक्स। अब नेक्स्ट है इसमें इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब वो होता है जिसे सुधारा ना जा सके। अब विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब, विटी हाजिर जवाब। अब मुसिंग्स का मतलब होता है विचार, जिसको आप आइडियाज भी बोल सकते हैं। अब सेकिंग का मतलब होता है कांपते हुए। दोस्तों ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के। अब दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या क्या है वो देखते हैं दोस्तों। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके कुछ क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है कि जो
ये एने फ्रैंक है ना, ये कितने साल की है? एने फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए 13-year-old गर्ल अने, द डायरी ऑफ ए 13-year-old, ए 13-year-old गर्ल, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम है अने फ्रैंक। ये द डायरी ऑफ ए 13-year-old, जो ये डायरी है ना एने फ्रैंक की, वो कितने साल है? 13 साल की लड़की है जिसका नाम है एने फ्रैंक। नेक्स्ट है इसमें, लवली डज नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड, लवली डज नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड। इसमें क्या बताया कि लवली डज नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड, जो एने फ्रैंक है ना वो अकेली रहती थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, सच्चा दोस्त नहीं था। उसके दोस्त तो थे जिसको वह दोस्त कहकर पुकार सके, उसके 30 दोस्त थे, 30 दोस्त थे दोस्तों, 30 फ्रेंड्स थे। उसकी एक बड़ी सिस्टर भी थी, उसके पेरेंट्स भी थे, परंतु उसका जो सच्चा मित्र था ना वो एक भी नहीं था। नेक्स्ट है, स्टार्ट्स राइटिंग, वह उसके 13th बर्थडे पर यानी 13वें जन्मदिन पर उसको एक डायरी गिफ्ट में मिलती है। तो वह क्या करती है? उस डायरी में लिखना स्टार्ट करती है। स्टार्ट्स राइटिंग एंड नेम्ड, और दोस्तों वो डायरी का नाम पता है क्या रखती है? डायरी का नाम रखती है किट्टी। किट्टी दोस्तों डायरी का नाम रखती है एने फ्रैंक। नेक्स्ट है इसमें, प्रेजेंट डे एंटायर क्लास इज नर्वस, जो अब की बात बता रही है वह है कि जो क्लास है ना उसके लिए वह एकदम नर्वस है, कुछ काम की नहीं है, मैथ की क्लास। एने डज नॉट हैव ए गुड इक्वेशन विद हर मैथ टीचर, जो दोस्तों उनके मैथ के टीचर हैं उनका क्या नाम है वो आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिस्टर कीजिंग। और अन्य फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम दिया था वो भी पूछा जा सकता है, डायरी का नाम दिया था किट्टी। अब इसमें क्या है कि मिस्टर कीजिंग वह क्या थी? एने फ्रैंक थी ना वो बातूनी थी, यानी वो चैटर बॉक्स थी, ज्यादा बातें करती थी। जो उनके मैथ टीचर है ना मिस्टर कीजिंग, उन्होंने क्या दिया? एक ऐसे दे दिया कि चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिख के लाओ, और एने फ्रैंक थी उन्होंने पूरा का पूरा एकदम जल्दी क्या कर दिया, ऐसे लिख के दे दिया। अब सी कंप्लीटेड स्मार्टली, और वह जो ऐसे है ना वो एकदम स्मार्टली जल्दी से चतुरता से उसने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों यही कहानी थी, और जो उनके मैथ के टीचर है ना मिस्टर कीजिंग, वो उनको बातें करने के लिए भी इजाजत दे देते हैं। तो दोस्तों ये मिस्टर कीजिंग उनके मैथ के टीचर थे। पहले उनको बहुत डर लगता था, पहले किट्टी वो एने फ्रैंक को मैथ के टीचर से बहुत डर लगता था, परंतु अब उनको कोई भी डर नहीं लगता है। तो दोस्तों इसमें अपने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस से दोहरा देते हैं कि एक एने फ्रैंक है जिसका नाम एने फ्रैंक ही है, और जो वह उसकी कितने साल की है? वह 13 ईयर ओल्ड है। अब 13 ईयर ओल्ड है तो उसको एक जन्मदिन पर उसको क्या मिलती है? एक डायरी मिलती है। अब डायरी मिलती है तो उस डायरी का नाम वह क्या रखती है? उस डायरी का नाम रखती है किट्टी। और वह उस किट्टी में क्या करती है? किट्टी में जो भी बातें हैं ना उसको वो फॉलो करती है, और वह राइटिंग नेम्ड किट्टी। तो दोस्तों वह राइटिंग करती है, और जो डायरी का नाम है ना वो क्या कर देती है? किट्टी नाम रख देती है डायरी का। और मिस्टर कीजिंग से उसको पहले बहुत डर लगता था, पर अब उनको नहीं लगता जब उन्होंने चैटर बॉक्स पर क्या दिया, एक ऐसे दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपने एक नई वीडियो में आए हैं। क्लास 10 का दोस्तों ये चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इसमें क्रूक क्रूक के बारे में बताया है, फिर उनके उसके बारे में बताया है इसमें टी फ्रॉम आसाम और जो बेकर होते हैं उनके बारे में। दोस्तों ये इसमें कुल मिला के ग्लिम्स ऑफ इंडिया में 3 पार्ट है। एक क्रूक का पार्ट है, एक बेकर फ्रॉम गोवा का पार्ट है और एक है टी फ्रॉम आसाम। तो दोस्तों इसी वीडियो में अपने यही समझने वाले हैं। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया में 3 पार्ट है। तो पहले अपने देखेंगे बेकर फ्रॉम गोवा। इसके दोस्तों में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ जल्दी से। तो इसका पहला ग्लिम्स ऑफ इंडिया में अपना कौन सा कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा। दोस्तों इस ग्लिम्स ऑफ इंडिया में अपने ये वाला पार्ट करना है, बेकर फ्रॉम गोवा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख लोगे तो आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को एग्जाम में लिख के आ जाना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहले अपने देखते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया में बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें क्या है, बेकर्स इन द गोवान कल्चर। बेकर्स इन द गोवान कल्चर। इन द गोवान कल्चर। नेक्स्ट है इसमें पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है इसमें बेकर्स आर नोन एज पेडलर्स। Bakers are known as peddlers. He would come twice a day. He would come twice a day. He would come twice a day. Loaves for the elders, bangles for the children. Had a peculiar dress, कबाई। ड्रेस है उनकी वो है कबाई। और लास्ट है एल्डर के लिए है लोव्स। एल्डर के लिए लोव्स और चिल्ड्रन के लिए बंगाल्स। चिल्ड्रन के लिए है बंगाल्स। अब मैं आपको इसमें पूरे का मतलब समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है बेकर इन द गोवन कल्चर। जो बेकर है ना वो गोवा के कल्चर में से हैं। पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। जो पीपल होते हैं ना वो गोवा में पहले कुछ ब्रेड सी बनाई जाती थी जिनको लोव्स भी कहते हैं। तो वो पीपल है वो ब्रेड को खाते थे, लोव्स की ब्रेडों को खाते थे। बेकर्स आर नोन एज पेडार्स। जो बेकर है ना उनको अपने पेडार्स बोलते थे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद रखना होगा कि बेकर्स को क्या कहा जाता था। तो बेकर्स को कहा जाता था पेडार्स। ही वुड कम ट्वाइस ए डे। और वो दिन में 2 बार आते थे। उनकी जो दोस्तों ड्रेस थी वो क्या थी, ड्रेस का नाम था कबाई ड्रेस। कबाई ड्रेस ये भी दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस है कि उनकी ड्रेस कौन सी थी। तो वो थी कबाई ड्रेस। अब जो एल्डर थे उनमें 2 प्रकार के हैं। एक तो बड़ों के लिए ब्रेड आती थी और एक बच्चों के लिए ब्रेड आती थी। बड़ों के लिए ब्रेड आती थी वो है लोव्स, LOAVS। और जो चिल्ड्रन के लिए ब्रेड आती थी उसको बोलते हैं बंगाल। जो वो छोटी छोटी चूड़ियों की टाइप की ब्रेड आती थी वो बच्चों के लिए होती थी। दोस्तों ये कुछ
बेकर फ्रॉम गोवा के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं कुरुक के बारे में कि कुरुक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपने कुरुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ देखते हैं। क्रूक के बारे में देखते हैं दोस्तों। किसके बारे में? क्रूक के बारे में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्रूक है ना वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका जो क्रूक है ना वो छोटा डिस्ट्रिक्ट है या छोटा सा जिला है कर्नाटक में, एक छोटा जिला है जिसका नाम है क्रूक। नेक्स्ट है पीपल आर ब्रेव, पॉसिबली ग्रीक और अरेबिक descent, known for their hospitality. Krug regiment is one of the most decorated in Indian Army. First Chief of Indian Army General Kalipa was a Krug. जो दोस्तों जनरल कालीपा जनरल कालीपा, ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। ये नाम है ना, इसमें यही मेन है। इस क्रूग में कुछ नहीं है। क्रूग में इंडियन आर्मी के बारे में बताया गया है कि जो पीपल होते हैं वो ब्रेव होते हैं और उनमें पॉसिबल तो होती है, क्या नाम है, वो कोई भी सैनिक आता है, कोई भी उनसे युद्ध करता है तो वो युद्ध में जीत जाते हैं। इसमें ये बताया गया है। क्रूग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये मैंने आपको बता ही दिया है। जो क्रूग है वो कर्नाटका का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करपी वाजी क्रूग। दोस्तों इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे ना, उनका नाम ये है जनरल कारीपा। जनरल कारीपा दोस्तों इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम में दोस्तों 100% पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है इसमें रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रैपलिंग आर फेमस। दोस्तों इसमें आज इंडियन आर्मी के बारे में बताया है कि उनमें कैसे कैसे उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। उनमें उनको रस्सियों पे चढ़ाया जाता है, उनको स्विमिंग कराई जाती है और क्या करवाई जाती है, रॉक क्लाइंबिंग, जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। ये दोस्तों इसमें क्रूग में वेरी सिंपल है। क्रूग में इंडियन आर्मी के बारे में बताया है कि क्रूग एक छोटा सा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है। और जो इंडियन आर्मी थे उसमें फर्स्ट चीफ थे वो है जनरल करीपा। और जो इंडियन आर्मी होती है उनको क्या करवाया जाता है, उनको रस्सियों पर चढ़ाया जाता है, क्लाइंबिंग करवाई जाती है और क्या करवाया जाता है, उनको रॉक क्लाइंबिंग कराई जाती है, रिवर राफ्टिंग करवाई जाती है, पहाड़ों पर चढ़ाया जाता है, पर्वतों पर चढ़ाया जाता है और रस्सियों पर भी चढ़ाया जाता है और उन पर करतब दिखाते हैं। दोस्तों यही इंडियन आर्मी के बारे में बताया था, जिसको अपने चैप्टर में नाम दिया है क्रूग। अब अपनी बात करते हैं टी फ्रॉम असम की। दोस्तों ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे आपने क्रूग देखा वैसे ही क्या है इसमें, टी फ्रॉम असम। अब इसमें द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ टी, द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ टी, द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ टी। टू फ्रेंड्स परंजाल एंड राजवीर, परंजाल एंड राजवीर went to Assam. Got excited to see the scene beauty. History and discovery of tea. Pranjal father got impressed by Rajiv knowledge. दोस्तों जो प्रांजल के फादर है ना, वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। जो राजवीर की जो नॉलेज है ना,
उससे प्रांजल के पिताजी खुश हो जाते हैं। यही इसमें बताया है। इसमें दोस्तों बताया कि एक बार एक राजा हुआ करता था। वह राजा था और उनके उनके लिए क्या किया जा रहा था, पानी गर्म किया जा रहा था, पानी गर्म पीने के लिए। सर्दियों में उनके लिए पानी गर्म किया जा रहा था और वो चाय का पेड़ होता है ना, उनके नीचे गर्म किया जा रहा था। तो एक चाय का पत्ता है ना, चाय का पत्ता, वो पानी में आके गिरा तो उनका टेस्ट था वो अलग आ गया, चेंज आ गया। तो राजा ने कहा अब की बार मेरे को इसी प्रकार की चाय बना के देनी है, कि मेरे को ये पेय जल मेरे को पसंद है, तो आप यही मिलाकर मेरे को ला कर दिया करो। तो दोस्तों इसी से अपने चाय की है ना वो खोज हुई है। अब जो दोस्तों प्रांजल एंड राजवीर है वो कहाँ पे जाते हैं, असम में जाते हैं। जो प्रांजल के फादर होते हैं ना वो खुश हो जाते हैं कि अब राजवीर को बड़ी नॉलेज थी। राजवीर ने बताया कि एक बार एक राजा था और वो उन्होंने चाय की खोज कैसे की, तो वो राजवीर ने उनको बताया, कुछ ज्ञान की बातें बताई, तो जो प्रांजल के फादर थे ना वो खुश हो जाते हैं। यही दोस्तों अपनी स्टोरी थी टी फ्रॉम आसाम। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको टी फ्रॉम आसाम, क्रूक एंड बेकर फ्रॉम गोवा एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों अपनी रैपिड रिवीजन थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर एकदम इजीली समझ में आ गया होगा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो अपने हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज अपने क्लास 10 में एक स्टोरी है जिसका नाम है द मिचबिल द ओटर। मिचबिल द ओटर। दोस्तों अपने आज इसी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि इस स्टोरी में क्या है। मैंने मिचबिल द ओटर की कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसके कुछ कीवर्ड्स जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। अब दोस्तों मिचबिल द ओटर के जो राइटर हैं वो है गैल्विन मैक्सवेल। गैल्विन मैक्सवेल दोस्तों मिचबिल द ओटर के क्या है, राइटर का नाम है। अब इसके कुछ मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑथर दोस्तों ये गैल्विन मैक्सवेल है ना, वो क्या कर देते हैं कि लॉस्ट हिज डॉग, उनका कुत्ता है ना वो खो जाता है। ट्रेवल टू बसरा, कहां पर जा रहे थे वो, बसरा जा रहे थे और बसरा में जाते हुए उनका जो कुत्ता है वो क्या हो जाता है, खो जाता है। फिर क्या होता है, उनका कुत्ता खो जाता है। फिर गोट एंड ओटर एज ए गिफ्ट। एक ओटर दोस्तों एक जीव है, ओटर एक जानवर है, आप ये समझ लो। गोट एंड ओटर एज लॉस्ट, जो उसका कुत्ता खो गया था तो वह उसका दोस्त था। ओथर का जो दोस्त था उन्होंने उसको गिफ्ट किया, क्या किया, एज ए गिफ्ट एन ओटर है ना दोस्तों वो गिफ्ट कर दिया गया। नेम्ड हिम मिचबिल, और उसका नाम था वो मिचबिल रखा गया था। और इसी चैप्टर का नाम है वो भी क्या है, मिचबिल है। क्यों, जो उसको ओटर गिफ्ट में मिला था उसको क्या नाम रखा था, मिचबिल द ओटर। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है, इनके राइटर का नाम गैल्विन मैक्सवेल। अब दोस्तों आगे कवर्ड हिम मड क्लीन एंड वॉश्ड हिम। अब दोस्तों जो ओटर था वो बहुत ही गंदा सा था, गंदा सा नहीं, वो कीचड़ से भरा हुआ था। तब उसको क्या किया गया, क्लीन किया गया, साफ किया गया, धोया गया। फिर मिच लव्ड प्लेइंग विद वाटर। जो मिच है वो किससे ज्यादा खुश किससे होता था, जो पानी होता है ना, पानी के में छप करना, वो क्या करता था, वो उसको पसंद करता था। कौन करता था, मिच करता था। मिच भी कौन, ये मिच शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम है मिचबिल। जो दोस्तों पोएटर राइटर ने दिया है जिसका नाम मिचबिल। ऑथर डिसाइड टू गो टू लंदन। अब ऑथर थे, क्या नाम है, गैल्विन मैक्सवेल। उनको कहां पे जाना था, लंदन जाना था। उन्होंने एक फ्लाइट बुक कर रखी थी। तब वो प्लेन में बैठे, तब प्लेन में उनको इजाजत नहीं थी। इजाजत किसकी नहीं थी कि आप जो मिचबिल है उसको आप ले जा नहीं सकते, ये दोस्तों उनको इजाजत नहीं थी। फिर अब वो उन्होंने दूसरी एक प्लेन बुक कराई। दूसरी प्लेन में एक एयर होस्टेस थी, वो बहुत ही क्या थी, काइंड दयालु थी, और उन्होंने उसकी क्या की, मदद कर दी। बोले आप इसको ले जा सकते हैं, एक डब्बे में आप पैक कर लीजिए।
दोस्तों ये इसी प्रकार की एक स्टोरी है मिचबिल द ऑटर। अब मैं आपको इसमें एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसमें ऑथर है वो क्या कर देते हैं, जो लॉस्ट वो क्या लॉस्ट कर देते हैं, ऑथर लॉस्ट हिज डॉग, जो उनका कुत्ता था ना वो खो खो गया था, यानी खत्म हो गया था। फिर उनको क्या मिलता है, गिफ्ट। गिफ्ट में भी क्या मिलता है, ओटर मिलता है, ओटर, जिनका वह क्या नाम रखते हैं, जिनका वह नाम रखते हैं मिचबिल, मिचबिल नाम रखते हैं। फिर वह ट्रेन में जाते हैं, तब उनको क्या नहीं थी, परमिशन नहीं थी, क्या नहीं थी, परमिशन नहीं थी कि आप इसको नहीं ले जा सकते। फिर परमिशन नहीं थी, फिर उन्होंने दूसरी प्लेन बुक कराई, तो फिर उसमें जो लेडीज थी उन्होंने क्या की, उनको हेल्प की। इसका मतलब वह क्या थी, काइंड थी, यानी दयालु थी। फिर इसी प्रकार की स्टोरी है कि जो गेविन मैक्सवेल है वो अपना कुत्ता है वो खो देते हैं और उनको एक गिफ्ट ऑर्डर में मिलता है। अब वह कुत्ता कहाँ पे खोते हैं, बसरा खोते हैं। जब वह बसरा जा रहे थे ना तब वह अपना कुत्ता खोते थे। तो दोस्तों इसी प्रकार की स्टोरी थी गेविन मैक्सवेल, इनके पोएटर का नाम है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मिचबिल द ऑटर एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अब अपने इसमें एक बार फिर से रैपिड रिवीजन कर लेते हैं इसका कि अपने क्या क्या पढ़ा है। इसमें एक ऑथर होते हैं, वो अपना कुत्ता है वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं। फिर क्या करते हैं, कुत्ता को ज्यादा उनको गिफ्ट में, उनके दोस्त ने उनको गिफ्ट में भेज दिया। क्या भेज दिया, एक ओटर है वो उनको गिफ्ट में मिल गया। फिर वो ओटर बहुत गंदा हो रखा था, फिर उसको साफ किया और उनको लंदन जाना था। पोएट थे गेविन मैक्सवेल को काम पे जाना था, लंदन जाना था। लंदन जाने के लिए एक फ्लाइट बुक कराई। उस फ्लाइट में जो मिचबिल है उसको क्या था, इजाजत नहीं थी। मिचबिल था उसको इजाजत नहीं थी कि आप किसी भी एनिमल को इसमें नहीं ले जा सकते। फिर उन्होंने दूसरी फ्लाइट बुक करवाई, फिर उसमें उनको इजाजत मिल गई थी। एयर होस्टेस थी वो बहुत ही काइंड थी और उन्होंने उनकी हेल्प कर दी। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मिचबिल द ऑटर एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज अपने क्लास 10 का चैप्टर 7 है मैडम राइड्स द बस। अब दोस्तों इसमें एक लड़की होती है, वह बस में यात्रा करना चाहती है। तो इस चैप्टर में अपने देखेंगे कि क्या वह लड़की जिसका नाम है वेली 8 साल की है, क्या वह बस में सफर कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब दोस्तों चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स बस। क्लास 10 का दोस्तों चैप्टर 7 है मैडम राइड्स द बस। अब दोस्तों इसमें ये बताया है मैडम वास्तव में मैडम नहीं है, इसमें वैली को ही मैडम बताया गया है। अब दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मैडम राइड्स द बस, इसमें मैं दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूं। इसमें फैस्किनेट का मतलब होता है मोहित करना, जिसको दोस्तों आप क्या बोल सकते हो, जिसको आप अट्रैक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो दोस्तों, आप अट्रैक्ट भी बोल सकते हो। फैस्किनेट मोहित करना मतलब अट्रैक्ट। स्लैक टाइम का मतलब खाली समय होता है ना, जब आपके स्कूल में खाली समय होता है ना, छुट्टियां मिल जाती है तब आप गप्पे मारते हो, उसको दोस्तों अपने कहते हैं स्लैक टाइम। एक्सकर्शन का मतलब तो दोस्तों क्या होता है, एक्सकर्शन का मतलब होता है सैर करना, यानी किसी जगह में सैर करना, किसी जगह में घूमना, उसको कहते हैं एक्सकर्शन। अब पेडिस्ट्रेशन का मतलब होता है राहगीर, जो जाता है ना, राहगीर जो दूसरे विदेशों से आया हुआ व्यक्ति, उसको दोस्तों अपने बोलते हैं राहगीर। नेक्स्ट है मिमिकिंग का मतलब नकल करना, जैसे नकल करते हैं ना कि जो मैं बोल रहा वही आप बोल रहे हो, उसको दोस्तों कहते हैं मिमिकिंग। और गैलोप का मतलब होता है तेज दौड़ना, यानी रन फास्ट।
फास्ट। अब दोस्तों ये तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, इसकी समरी बता देता हूँ। एक वैली दोस्तों 8 साल की लड़की होती है, वो सोचती है कि मैं बस में ट्रेवल करूं, और वह बस में ट्रेवल करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन भी ले लेती है कि यह बस कहां से कहां तक जाती है, कितने समय पर जाती है, कितने समय पर आती है, कितना इसका किराया है, कितने किलोमीटर ये दूर है, सभी इंफॉर्मेशन दोस्तों ये क्या कर लेती है, वैली इकट्ठा कर लेती है। फिर वेरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेती है, फिर वह बस में चली जाती है। फिर वह ड्राइवर है वो उसको मैडम के पुकारता है कि वह अकेली है तो उसको भी कुछ इज्जत तो देना। तब वह ड्राइवर थोड़ा मजाकिया सा होता है, तो फिर वह वेली को क्या बोलता है, मैडम आइए मैडम सीट पर बैठिए। तो वह मैडम वेली को बोलता है, आखिर वह सच में मैडम नहीं है। फिर वह जाती है तो वह खिड़की की तरफ देखती है, और तब वह उसको एक गाय जाती हुई दिखाई देती है। फिर वह जब मैडम जो वैली जब वापस फिर से आती है तो वह वही गाय क्या हो जाती है, मर जाती है। तब दोस्तों 8 साल का बच्ची का दिल कैसा होता है। अब दोस्तों 8 साल की बच्ची का जैसे दिल सा टूट गया था वह जब उसने मरी हुई गाय को देखा ना, फिर वह रोने से लगी थी, उसका दिल टूट गया था। फिर वह घर पर वापस आ जाती है। तो दोस्तों यही अपनी कहानी है। इसमें मोटी मोटी दोस्तों मैंने आपको ये बता दी। अब मैं मैडम राइड्स द बस को आपने एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 8 ईयर ओल्ड वली, 8 साल की लड़की जिसका क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है वली, और राइड है बस, और वह क्या करती है, सवारी करती है। क्या करती है, सवारी करती है। और जो कंडक्टर होता है, जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर होता है ना, वो वली को क्या बोलता है, ड्राइवर वली को बोलता है मैडम। ड्राइवर वली को मैडम कह के पुकारता है कि आइए मैडम आप सीट पर बैठिए। फिर वह बहुत सारी चीजें देखती है, विंडो के पास वह क्या देखती है, बहुत सारी चीजें देखती है विंडो के पास। फिर वह देख आते वक्त एक काऊ गाय, एक जो गाय है ना वो मर जाती है, किसी ने उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उस वजह से जो काऊ है वो क्या हो जाती है, मर जाती है। बिकम सैड, जो वली है वो सैड हो जाती है, और फिर वापस से क्या आ जाती है, अपने घर वापस आ जाती है। दोस्तों यही अपनी स्टोरी थी मैडम राइड्स द बस। तो दोस्तों अपने अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें अपने एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, फिर से अपनी यादों को ताजा कर लेते हैं। तो पहले अपने क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। क्या है, वली। वली कितने साल की है, 8 ईयर ओल्ड, 8 साल की है। और वह क्या चाहती है, राइड ए बस, वह बस में सफर करना चाहती है, राइड ए बस में सफर करना चाहती है। फिर वह क्या बहुत सारी चीजें देखती है। फिर वो एक काऊ आ जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वह मर जाती है। और फिर वह वली है वो क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। फिर वह वापस कहां पे आ जाती है, अपने होम में दोस्तों अपने वापस आ जाती है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूं मैडम राइट्स द बस आपको चैप्टर एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज अपने एक नई वीडियो में आए हैं। क्लास 10 का दोस्तों चैप्टर है द सरमन एट बनारस। तो दोस्तों इसमें गौतम बुद्ध होते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना जो राज्य था वो कैसे छोड़ा उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। और उनमें एक औरत होती है जिनका जो पुत्र है वो मर जाता है। तो अपने इसमें देखेंगे कि क्या उनको हुआ है, पुत्र दोबारा से मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसी वीडियो में अपने यही पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस, इसके दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बताए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड बनाए हुए हैं, वो दोस्तों आपको थोड़ा देखना होगा। दोस्तों ये कुछ द सरमन एट बनारस की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब इसमें पहला वर्ड है
यूनरल प्रोसेशन। यूनरल प्रोसेशन को दोस्तों अपने हिंदी में बोलते हैं शव यात्रा। किसी की जो मृत्यु हो जाती है तब अपने उसको लेके जाते हैं ना, पालकी में बिठा के किसी, आप समझ गए होंगे, लेके जाते हैं, तो उसी को अपने बोलते हैं यूनरल प्रोसेशन। नेक्स्ट है इसमें मोंक। मोंक को दोस्तों अपने बोलते हैं हिंदी में साधु, साधु संत। उसको दोस्तों अपने क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं अपने इसको मोंक। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें आल्म्स। आल्म्स को बोलते हैं अपने भिक्षा। जो भीख मांगते हैं ना उसको भिक्षा मांगते हैं, उसको दोस्तों अपने कहते हैं आल्म्स, ALMS। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें इनलाइटमेंट, प्रबोधन। इनलाइटमेंट का दोस्तों मतलब होता है प्रबोधन। नेक्स्ट है दोस्तों प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब दोस्तों उपदेश देना होता है, और एक सरमन होता है। सरमन का मतलब होता है धर्म उपदेश देना, धर्म का उपदेश देना या धर्म उपदेश देना। प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश, और सरमन का मतलब होता है धर्म उपदेश। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, और मोर्टल का मतलब होता है नश्वर। अब मैं पहले आपको इस चैप्टर में कुछ मोटी मोटी लाइनें बता देता हूँ। इसमें गौतम बुद्ध होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो सम्राट है ना उनको छोड़ देते हैं। अब किस वजह से छोड़ देते हैं वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के द्वारा बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपके लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, ये दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला है गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नॉर्थ इंडिया एज रॉयल प्रिंसेस। जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ? जन्म कहां हुआ था? नॉर्थ इंडिया में दोस्तों, एक राजकुमार के जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ही गॉट मैरिड, हैड ए सन। गौतम बुद्ध की शादी भी हो गई थी और उनका एक बेटा भी था। फिर वह क्या करते हैं, वंस ऑन हिज वे टू हंट गो रिलेशंस। जब वह शिकार करने के लिए एक दिन जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि तब उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। तो मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उनके मन में कई विचार आए कि यह जीवन क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। इसी तरह से दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, ही लेफ्ट रॉयल प्लेस, जहां पे वह महल था ना, जहां पे वह उनका जीवन हुआ था, जहां पर उन्होंने जन्म लिया था, उस महल को दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। went for enlightenment, और वह कहां पे चले गए थे, आध्यात्मिक ज्ञान, यानी आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए वह जंगल में चले गए थे। got the enlightenment, और उनको क्या मिल गया था, आध्यात्मिक ज्ञान था वो मिल गया था। फिर उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसी से उनको क्या नाम मिला, गौतम बुद्ध नाम पड़ा। किसा गौतमी lost her only child come for help। अब दोस्तों किसा गौतमी है, किसा गौतमी दोस्तों एक लेडी है, उनका एक इकलौता बेटा था। उनके बेटे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है, किसा गौतमी की बेटे की। अब वह कई जगहों पर जा रही है और कह रही है कि मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो, मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दो कि जिससे मैं अपने बेटे को फिर से जीवित कर सकूं। लोग कहते हैं कि यह जो किसा गौतमी है, ये लेडी है, ये क्या है, पूरी तरह से पागल हो गई है। ये जो बच्चे का मोह है ना उससे पूरी तरह से पागल हो गई है। फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने क्या बताया कि आप गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो गौतम बुद्ध कुछ आपको एक उपाय बता सकते हैं जिससे आपका जो बेटा है वो पुनः जीवित हो सकता है। तो फिर वह क्या कहां पे जाती है, इसमें लिखा है ना कम फॉर हेल्प, यानी वह आती है मदद मांगने के लिए आती है। किससे मदद मांगने के लिए आती है, गौतम बुद्ध से मदद मांगने के लिए आती है। अब फिर गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध asked to her to collect mustard seed। अब जो गौतम बुद्ध होते हैं ना उन्होंने कहा कि आप एक मुट्ठी पर सरसों के दाने मेरे को लाके दो जहां से किसी भी परिवार में कोई भी मरा हुआ ना हो, यानी उसके फादर की डेथ ना हो, मदर, भाई, बंधु, बहन, किसी की भी क्या ना हो, डेथ ना हो। अब वह चली जाती है। अब फिर वह कई घरों में जाती है, परंतु उसको एक कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां पर वह क्या कर सके, एक मुट्ठी भर दाने ले सके। सभी जगह है कोई ना कोई तो मरा हुआ है। और लोगों ने ये भी बताया किसा गौतमी को कि जो संसार में कोई भी व्यक्ति जीवन लेता है, यानी कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वह एक ना एक दिन अवश्य मरता तो है।
ये दोस्तों लोगों ने बताया था जब किसा गौतमी कहां पर गई थी, सरसों के दाने मांगने के लिए गई थी। फिर वह वापस आ जाती है किसा गौतमी, और फिर जो ना गौतम बुद्ध है ना वो क्या कहते हैं, टोट हर कंसेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब दोस्तों वह गौतम बुद्ध है वो उनको लाइफ और डेथ के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं कि यह जीवन किस प्रकार से है और यह मृत्यु किस प्रकार से है, एक ना एक दिन व्यक्ति जरूर ही जाता है। अब दोस्तों अपने इसमें कुछ फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि अपना ने क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पहले क्या है, गौतम बुद्ध होते हैं, उन्होंने अपना साम्राज्य छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था कि उन्होंने ये देखने के लिए छोड़ दिया था कि अब मेरे को ये देखना है कि जीवन कैसे होता है, मरण कैसे होता है और ये क्यों होता है। अब दोस्तों उन्होंने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। फिर और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया ना, उन्हीं से उनका नाम क्या पड़ गया, उनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। फिर किसा गौतमी का जो एक इकलौता बेटा था वो क्या है, वो मर जाता है, और मर जाता है तब वह मदद मांगने के लिए जाती है कि कोई मुझे एक ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं अपने बेटे को फिर से जीवित कर सकूं। पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, और उन्होंने जो लोग थे उन्होंने किसा गौतमी को क्या बताया कि यह जो औरत है यह पूरी तरह से पागल हो चुकी है। क्यों पागल कैसे हो चुकी है कि जो उनका बेटा था ना, इकलौता बेटा, उसके मोह में आकर वो किसा गौतमी है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, पागल हो चुकी है। फिर एक वृद्ध व्यक्ति ने, एक बूढ़े व्यक्ति ने उसको बताया कि आप गौतम बुद्ध के पास जाइए और गौतम बुद्ध आपको कुछ नॉलेज देंगे और कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप अपने बेटे को पुनः जीवित कर सकते हैं। फिर वह क्या है, गौतम बुद्ध के पास जाती है, और गौतम बुद्ध के पास जाती है तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप मेरे को, मैं इसको आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, पर एक शर्त पर, एक कंडीशन पर, कि आप एक मुट्ठी पर दाने यानी मुट्ठी पर सरसों के दाने मेरे को लाके दे दो किसी भी घर से जहां पर कोई भी परिवार में भाई बहन माता पिता बंधु कोई भी ना मरा हुआ हो, आप उस परिवार से मेरे को एक मुट्ठी सरसों के दाने ला दो। किसा गौतमी चली जाती है और वह कई कई घरों में चली जाती है, और उनको जो जो सरसों के दाने होते हैं ना वो नहीं मिलते हैं। किसी के घर में कोई मरा हुआ होता है, किसी के घर में कोई मरा हुआ होता है। फिर जो किसा गौतमी सरसों के दाने मांगने के लिए जाती है तो जो पीपल होते हैं वो उनको ये बताते हैं कि जो संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है ना वो मरता तो अवश्य है। फिर वह काफी दिन रात मेहनत करके पूरी तरह कोशिश करके जो सरसों के दाने लेने गई थी उसको सरसों के दाने नहीं मिलते हैं। सभी जगह पर कोई ना कोई व्यक्ति तो अवश्य ही मरा हुआ होता है। फिर वह वापस आ जाती है गौतम बुद्ध के पास। अब गौतम बुद्ध उसको क्या बताते हैं, गौतम बुद्ध उनको बताते हैं कि आपने, गौतम बुद्ध उनको सिखाते हैं कि ये जीवन कैसे होता है, ये जीवन किस लिए होता है और ये जीवन क्यों होता है, और ये मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु क्यों होती है, और इस जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति आता है उसको मरना तो दोस्तों अवश्य ही होता है। अब दोस्तों इसी तरह से दोस्तों अपना चैप्टर है वो एंड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं द सरमन एट बनारस आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बताए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, और मैंने आपकी इसकी समरी भी बता दी है। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपनी क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर है दैट प्रोपोजल। अब दोस्तों इसमें मैं दो प्रोपोजल में मेन कैरेक्टर ये हैं चुबुको लोमो नतालिया। चुबुको की दोस्तों बेटी है वो है नतालिया। नतालिया कितने साल की है, 28 ईयर ओल्ड, और लोमो है वो 35 ईयर ओल्ड। चुबुको और लोमो दोनों पड़ोसी हैं। अब दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपके लिए बना रखी है। इट इज ए प्ले बिटवीन टू नेबर्स। यह जो स्टोरी है ना ये दो खेल है, ये इस खेल के माध्यम से बताया गया है, और ये दो खेल है ना वो दो नेबर्स इन टू नेबर्स जिनका नाम है लोमो एंड चुबुको। चुबुको की बेटी है जिसका नाम है नतालिया। अब लोमो है वो चुबुको के घर जाता है। अब वह किस लिए जाता है यहाँ पे बताया गया, लोमो प्रपोज्ड टू चुबुको डॉटर।
लोमो चुबुको की डॉटर है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है नतालिया, उसको प्रपोज करने के लिए जाता है, शादी करने के लिए जाता है। नतालिया गॉट सरप्राइज। अब नतालिया खुश हो जाती है, नतालिया खुश हो जाती है क्योंकि वह लोमो जो पड़ोसी है दोनों बहुत धनवान है और वह शादी करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें बिगेन आर्गुमेंट, फिर वो शादी में बात करते हैं तब उनमें थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। किस बारे में हो जाती है, वो जो चुबुको होते हैं वो नतालिया होती है वो कहती है कि हमारे पास तो बहुत बड़ी जमीन है, ऑक्शन मेडोज, ऑक्शन मेडोज का मतलब जमीन, जमीन होती है ना खुले मैदान, उसको हमारे पास हमारे दादा परदादा की बहुत सारी जमीन है। और जो लोमो आता है वो कहता है कि जो जमीन तुम्हारे पास है वो हमारे परदादाओं ने ही आपको दी थी। फिर लड़ाई हो जाती है कि नहीं ये जमीन मेरी है, नहीं ये जमीन आपकी है। अब दोस्तों इसमें लड़ाई होने के बाद में क्या होता है कि जो चुबुक लोमो है उसका जो हार्ट पाल्पिटिंग यानी दिल का दौरा पड़ जाना वो बीमारी थी दोस्तों उसके, कि है ना वो घबरा जाता था, हर बात पर वो क्या कर लेता था, घबरा जाता था। लोमो फेल अनवेल, हार्ट पाल्पिटिंग लेफ्ट। लोमो ने कहा कि जब बात हो रही थी कि ये खेत मेरा है, ये खेत मेरा है, तब लोमो का जो दिल था वो हार्ट पाल्पिटिंग करने लग गया था, यानी घबराने लग गया था। फिर वह क्या कर लेता है, वो जाता है कि मेरे को नहीं करनी शादी, मैं जा रहा हूं। फिर सेकंड टाइम, अब नतालिया को पहले पता नहीं था कि वह मेरे पास किस लिए है, मेरे पास शादी करने के लिए है, नतालिया को ये इस बारे में पता नहीं था। जब लोमो वहां से गया तब चुबुको ने यानी उसके पिताजी ने नतालिया को बताया कि जो लोमो था वो आपके साथ शादी करने के लिए आया था। फिर नतालिया सरप्राइज हो जाती है, अरे वो मेरे साथ शादी करने के लिए आता है, फिर आप उसको वापस बुलाइए। तो फिर उसको वापस बुलाया जाता है। फिर क्या होता है, सेकंड टाइम फाइट ओवर, अब दूसरी बार आ जाता है लोमो। फिर बात होती है कि लड़कियों को ना एक बात खास है कि लड़कियों को कुत्ता बहुत पसंद होता है, कुत्ता। वह कुत्ता आगे करने क्यों आते हैं कि आपका कुत्ता कैसा है, आपका बेबी कैसा है। तो दोस्तों सेकंड टाइम फाइट ओवर डॉग। अब दूसरी बार लड़ाई किस बारे में हो जाती है, लड़ाई डॉग की बारे में, कुत्तों के बारे में हो जाती है कि नहीं ये कुत्ता, मेरा कुत्ता बहुत अच्छा है, नहीं मेरा कुत्ता बहुत से अच्छा है। नतालिया कहती है कि मेरा कुत्ता है ना वो सबसे ही अच्छा है। और जो चुबुको होते हैं नहीं नहीं ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो कुत्ता है वो तो हमारा ही अच्छा है। फिर लोमो अकेला वो कुछ कर नहीं सकता। चुबुको फाइट ओवर डॉग, ही गॉट अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का दोस्तों मतलब होता है चक्कर आ जाना, या चक्कर आ जाना यानी मूर्छित हो जाना, घायल हो जाना, उसको दोस्तों कहते हैं अनकॉन्शियस। तो दोस्तों वो उसका हार्ट तो पहले से ही पल्सेटिंग करता था, तो फिर वो उतनी बात सुन सुनकर वह घबरा गया और वह उसको क्या आ गया, चक्कर आ गया, यानी वो मूर्छित हो गया। फिर क्या होता है, चुबुको ने सोचा कि अब उसको कुछ और ना हो जाए, उससे शादी करने के लिए आया है, कोई उससे शादी करने के लिए आया ही नहीं। तब लोमो था वो उससे नतालिया से शादी करने के लिए आया। तब चुबुको ने सोचा कि मैं क्यों ना उसका हाथ है उसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दूं। तो चुबुको गेव हर डॉटर है, जो उसकी डॉटर थी, किसका डॉटर का नाम क्या था, डॉटर का नाम था नतालिया। जो चुबुको ने अपनी नतालिया का हाथ लोमो के हाथ पर रख दिया और तब जो लोमो था वो मूर्छित होकर वापस जाता, तब वो फिर उनकी शादी हो गई और वो अपने घर पे चले गए। अब दोस्तों यही पूरी स्टोरी थी। अब अपने इसमें कुछ याद कर लेते हैं कि अपने क्या क्या पढ़ा था। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, कौन कौन से होते हैं मेन कैरेक्टर। एक तो होता है दोस्तों चुबुको, एक क्या होता है चुबुको होता है, और क्या होता है एक चुबुको की बेटी जिसका क्या नाम होता है नतालिया, नतालिया। अब लोमो, ये दोस्तों इसमें तीन कैरेक्टर हैं। चुबुको की बेटी है उसका नाम है नतालिया, और चुबुको और लोमो क्या है, आसपास में पड़ोसी हैं। अब चुबुको है, लोमो जाता है लोमो चुबुको के घर जाता है, किस लिए, प्रपोज करने के लिए। किसको, नतालिया को प्रपोज करने के लिए जाता है। फिर उनके बीच में फाइट हो जाती है, किसके बीच में, ऑक्शन मेडोज, जिसको दोस्तों अपने बोलते हैं जो मैदान होते हैं ना जहां पर वो पशुओं को ऐसे खुला ही छोड़ दिया जाता है, मैदान होते हैं जिसमें पशु चर सकते हैं, उसको अपने बोलते हैं ऑक्शन मेडोज। फिर ऑक्शन मेडोज के बीच में वो
क्वार्टरनल है, वो लड़ाई होती है, वो शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है ऑक्सीजन मेडोज के बाद में, फिर जो उसका हार्ट है वो क्या करने लग जाता है, पल्पिटेटिंग करने लग जाता है, पल्पिटेटिंग करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, हार्ट। फिर हार्ट पल्पिटेटिंग करने लग जाता है, निकालने को पता चलता है कि वह शादी करने के लिए आया था, तब उसको वापस बुलाया जाता है। फिर किस पे लड़ाई होती है, फिर कुत्ते पे लड़ाई होती है, डॉग पे लड़ाई होती है, और फिर अंत में जो नतालिया का हैंड है वो लोगों के हैंड पर रख दिया जाता है और उनकी शादी की हो जाती है। तो बस अपना ने ये मेन बातें पढ़ी थी कि जो लोमो था वो प्रपोज करने के लिए आया था, ऑक्सीजन मेडोज की वजह से लड़ाई होती है, फिर वह उसका हार्ट पल्पिटेटिंग की प्रॉब्लम थी उसको, और फिर उसको सेकंड टाइम बुलाया जाता है। तो वह डॉग था, और डॉग था वो डॉग के बारे में उसकी क्या हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। अब डॉग के बारे में लड़ाई शुरू हो जाती है ना, तो फिर वह क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसको दोस्तों अपने हिंदी में बोलते हैं मूर्छित, मूर्छित या चक्कर से आ जाते हैं ना, उसको दोस्तों अपने बोलते हैं अनकॉन्शियस। तो दोस्तों यही अपनी स्टोरी थी प्रपोजल की। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि द प्रपोजल आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हुए हैं, वो आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा, और उसको आप दोस्तों एग्जाम में रख के आ सकते हैं। तो दोस्तों द प्रपोजल एकदम इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि द प्रपोजल में क्या कहना चाहता है कि लोमो है वह नतालिया से शादी कर पाता है, नहीं कर पाता है, वो दोस्तों हमने इस स्टोरी में पढ़ा। तो दोस्तों अपने अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।